यूनिट टू यूनिट टू का नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन आखिर क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि क्लास 12 के लिए सबसे हाईएस्ट मार्क इसी यूनिट से लिए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क का ये यूनिट है। बाकी 5 यूनिट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी यूनिट से आते हैं। थोड़ा पढ़ने में बड़ा यूनिट भी है। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। अगर इस कंसेप्ट को समझेंगे तो वाकई में हर टॉपिक को क्लियर करने में समय लगता है, लेकिन है बहुत आसान। है बहुत आसान अगर समझ में आई तो, क्योंकि कंसेप्ट है इसमें। अगर वो कंसेप्ट आपके क्लेरिफाई नहीं हो पाए तो आपको हर टॉपिक परेशान कर सकता है। मैं बोला ना कि ये है तो बहुत आसान, बस केवल आपके दिमाग में एक स्टोरी बनना चाहिए कि आखिर क्या, क्यों, कैसे हो रहा है। अगर एक कहानी बन जाएगी, एक इसका आप अलग अलग टॉपिक 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 पढ़ोगे, वो लिंक नहीं करोगे तो ये यूनिट आपको परेशान करेगी। पूरा एक लिंक करना है, एक कहानी बनाना है और हर टॉपिक सिस्टमेटिक एक के बाद एक आता चला जाएगा और आपका यूनिट बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्किंग क्लास 12 के लिए, और केवल 3 चैप्टर हैं इसमें। इस यूनिट में केवल 3 चैप्टर हैं। 2 चैप्टर तो आपको हेरिडिटी से ही बना दिए और तीसरा चैप्टर आपको इवोल्यूशन से बनाया है। कहीं ना कहीं क्लास 10 में एक चैप्टर था, वहां पे भी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था क्लास 10 में। तो बेसिक आपका वहां पे थोड़ा थोड़ा बना था कि आखिर हेरिडिटी क्या होती है, मेंडल साहब के कौन कौन से नियम हैं, इवोल्यूशन की कहानी कैसी है, कैसे इस धरती पे जीव जंतु आए, कैसे कैसे मॉडिफिकेशन हुआ। ऐसा थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हमको मिला क्लास 10 में, केवल एक चैप्टर में। यहाँ पे उसी चैप्टर के हमको 3 चैप्टर बना दिए ताकि आपको डिटेल कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो बात यहाँ पे शुरू होती है कि अभी हमने यूनिट कंप्लीट किया रिप्रोडक्शन। अभी हमने यूनिट कंप्लीट किया रिप्रोडक्शन। हमने ये जाना कि रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी फेज हैं, कौन कौन से स्टेप हैं, कैसे होता है प्लांट में और कैसे होता है ह्यूमन बींग्स में। यहाँ गौर करने वाली बात क्या है कि अगर कोई मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री से जो भी नया जनरेशन बन रहा है वो मैंगो के जैसा ही बन रहा है। अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करते हैं तो ह्यूमन बींग से आफ्टर रिप्रोडक्शन ह्यूमन ही बनता है। रोज प्लांट से रोज प्लांट ही बनता है। आखिर इस मैंगो से कुछ और नई प्रजाति क्यों नहीं बन रही? ये मैंगो ही क्यों बन रहा है? क्या ये मैंगो जब रिप्रोडक्शन करता है अपनी जनरेशन को, क्या अपने फीचर्स, क्या अपने कैरेक्टर ये भी ट्रांसफर करता है? आखिर रीजन क्या है इसके पीछे कि ये मैंगो से मैंगो ही बनता है, हॉर्स से हॉर्स ही बनता है, डॉग से डॉग ही बनता है और ह्यूमन से ह्यूमन ही बनता है? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीसीज कुछ है बना कुछ और दे? ऐसा तो नहीं होता। एक भी एग्जाम्पल ऐसा हमको कभी समझ में नहीं आता है। तो इसका कारण क्या है? आखिर कहीं ना कहीं तो ऐसी बात है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स जब अपनी नई जनरेशन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ फीचर्स इनको प्रोवाइड करते कि भैया तुमको कैसा बनना है, मेरे जैसा बनना है। हाँ, एक मूवी में गाना है, तूने मेरा दूध पिया तू बिल्कुल मेरे जैसा है। याद आया आपको? तो पेरेंट कुछ ना कुछ इसको ऐसा जरूर देते हैं जो इसको पेरेंट के जैसा ही बनाता है। ये कंसेप्ट हमको आया निकल के रिप्रोडक्शन से, क्योंकि रिप्रोडक्शन हमने पूरा पढ़ा।
तो ये कंसेप्ट हमारा रिप्रोडक्शन से निकल के आ रहा है कि पेरेंट जब कभी भी एक नई जनरेशन बनाते हैं तो उस नई जनरेशन को कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ट्रांसफर करते हैं जो उसको उसी पेरेंट के जैसा बनाने में हेल्प करते हैं। तो एक चीज समझ में आई कि पेरेंट जो है वो अपने फीचर्स को, अपने जैसा वो खुद हैं ऐसे फीचर्स को वो अपनी ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ स्प्रिंग मतलब अपनी नई जनरेशन में, अगर आम है तो आम बनेगा, कुत्ता है तो कुत्ता बनेगा, हाँ ह्यूमन है तो ह्यूमन बनेगा। तो पेरेंट ऑफ स्प्रिंग में अपने फीचर्स ट्रांसफर करते हैं, ये बात कंफर्म है। और वो जो प्रोसेस है, प्रोसेस जिससे एक पेरेंट अपने फीचर्स अपने ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरेडिटी। उस प्रोसेस को बोलते हैं हेरेडिटी। हेरेडिटी एक प्रोसेस है जिसमें पेरेंट अपने बॉडी के फीचर्स जैसा वो खुद है, वो फीचर्स किसी न किसी रूप में अपनी नई जनरेशन को उपलब्ध कराता है ताकि वो नई जनरेशन उस पेरेंट के जैसी ही डेवलप हो जाए। तो ये प्रोसेस कहलाती है हेरेडिटी। अब हमने ये भी देखा कि जब पेरेंट अपनी ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, पेरेंट जब ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो प्रोसेस तो किया उन्होंने हेरिडिटी तो किया। हेरिडिटी मतलब वो प्रोसेस किया कि अपने फीचर वो उसको दे रहा है, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ फीचर्स बदलते हैं। ऑफस्प्रिंग सब के सब एक जैसी नहीं होती। यही पेरेंट बनाए तो इस बार ये बन गया, अगली बार बनाए तो कुछ और बनेगा। मतलब जो सिबलिंग्स होते हैं, जो भाई भाई या भाई बहन होते हैं, वो भी आपस में एग्जैक्ट 100% सिमिलर नहीं होते। और कोई भी ऑफस्प्रिंग 100% अपने पेरेंट के जैसे भी नहीं होती, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज होते हैं जिनको हम वेरिएशन बोलते हैं। पेरेंट चाहता है कि उसके पास जितने भी फीचर्स हैं वो पूरे के पूरे ट्रांसफर हो जाएं, लेकिन जब ये फीचर्स ट्रांसफर होते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, और उन्हीं मॉडिफिकेशन को हम वेरिएशन के रूप में जानते हैं। इसका मतलब जब हेरिडिटी प्रोसेस होता है उस वक्त वेरिएशन भी आते हैं। तो ये दो चीज हमको निकल के आई, हेरिडिटी और वेरिएशन। कारण क्या है, कैसे होता है, ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा। लेकिन पेरेंट जब भी ऑफस्प्रिंग को अपने फीचर ट्रांसफर करता है तो कहीं ना कहीं वो फीचर भी ट्रांसफर होते हैं जिसको हेरिडिटी बोलते हैं, और जब फीचर ट्रांसफर होते हैं तो कुछ चेंजेज भी आ जाते हैं, उन चेंजेज को हम वेरिएशन भी बोलते हैं। तो ये दोनों काम साथ साथ होते हैं, हेरिडिटी भी होता है, वेरिएशन भी होता है जब भी नई ऑफस्प्रिंग बनती है किसी भी पेरेंट से, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है कि सबसे पहले हमको देखना है ये हेरिडिटी हो कैसे रही है, क्या कोई रूल फॉलो करती है, इसका कारण क्या है, वो कैसे ट्रांसफर होता है, पूरी प्रोसेस हमको समझना है। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था, ये समझना बहुत आसान नहीं था। हमको यही नहीं पता, हमने तो इतना अभी रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, फिलहाल आज इस तारीख में अगर हम बात करें तो हमें इतना पता है कि पेरेंट ऑफस्प्रिंग को केवल गैमीट प्रोवाइड करता है। मेल ने मेल गैमीट दिया, फीमेल ने फीमेल गैमीट दिया। इसका मतलब इस गैमीट में वो फीचर्स मेल ने अपने डाल दिए, फीमेल ने अपने डाल दिए। इन गैमीट के अंदर आखिर वो क्या है जो उन फीचर्स को लेके जा रहा है, उन गैमीट में ऐसा कौन सा केमिकल है, वो केमिकल ऐसा कैसे कर सकता है, ये पूरा प्रोसेस समझना अपने आप में बायोलॉजी की एक नई ब्रांच बनाता है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए बायोलॉजी की एक अलग से हमने ब्रांच बना दी। जैसे हमने बायोलॉजी में जब सेल पढ़े तो सेल बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हमने उसको अलग ही बोल दिया साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं।
क्लास 11th में मैंने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाया था, मैंने आपको एनाटॉमी पढ़ाया था, मैंने आपको फिजियोलॉजी पढ़ाया था। फिजियोलॉजी में वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग कैसे हो रहा है, लाइफ प्रोसेस कैसे होती हैं, वो फिजियोलॉजी प्लांट में भी पढ़े, ह्यूमन बींग्स में भी पढ़े। अब यहां पर हमको एक नई ब्रांच की जरूरत है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है हेरिडिटी और वेरिएशन का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो हमने एक बायोलॉजी की अलग ब्रांच बनाई जिसका नाम दिया जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड अबाउट द वेरिएशन आल्सो। सो जेनेटिक्स क्या है? अपने आप में एक बायोलॉजी का एक कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट का एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक अलग से ब्रांच है जिसमें हम केवल और केवल क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी और वेरिएशन को पढ़ते हैं। तो आई थिंक ये तीनों शब्द आपके क्लियर होना चाहिए। और ये भी हमको पता चला कि जस्ट रिप्रोडक्शन के बाद ही जेनेटिक्स और ये क्यों आई, ये जेनेटिक्स जो ब्रांच है ये रिप्रोडक्शन के बाद क्यों आई, पहले क्यों नहीं पढ़ाई? क्योंकि पहले तो रिप्रोडक्शन समझो ना। रिप्रोडक्शन में इतना मालूम चला कि गैमीट ट्रांसफर हो रहे। अब हम गैमीट में वो चीज ढूंढना शुरू करेंगे कि गैमीट में आखिर कैरेक्टर जा कैसे रहे। क्या वो साइटोप्लाज्म में होके गए, क्या वो न्यूक्लियस में होके गए, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया लेके गया, क्या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेके गया? वो सब खोज करने का पॉइंट है, हमको डिस्कवर करना था। आज की तारीख में तो हमको बहुत नॉलेज है, लेकिन ये हम बात करेंगे उस समय की जब लोगों को सेल के बारे में भी नहीं मालूम था कि आखिर सेल क्या है। तो देखते हैं उस वक्त के साइंटिस्ट कैसे इस हेरिडिटी को समझने का प्रयास कर रहे थे। हमको वो कंसेप्ट समझना है। तो अगर हम बात करते हैं तो मिड 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, लगभग हम बात करेंगे 1856, यहां से लेके अगर हम 7 ईयर्स जोड़ें तो ये हो जाएगा 1873 63। ठीक है, 1856 से 1863 के बीच 7 साल तक एक व्यक्ति था जो लगातार हेरिडिटी को समझने का प्रयास कर रहा था साइंटिफिकली, और उस व्यक्ति का नाम था जोहन ग्रिगोर मेंडल। जोहन ग्रिगोर मेंडल। तो मेंडल साहब से पहले कोई भी इस चीज को जान ही नहीं पाया कि आखिर हेरिडिटी कैसे होती है। इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए, कुछ जनरल फंडामेंटल रूल बनाए कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है इस जेनेटिक्स के लिए। अगर ये नहीं होते तो शायद ये जेनेटिक्स आज भी अनसुलझी रहती। हालांकि आज तो बहुत हम एडवांस हो गए हैं, लेकिन शुरुआत इन्होंने कर दी थी। तो इसीलिए जोहन ग्रिगोर मेंडल को हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये क्लास 10th का एक क्वेश्चन बनता है, क्लास 12 में कोई नहीं पूछेगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ये सबको मालूम है, जोहन ग्रिगोर मेंडल। कितने साल काम किया? 7 साल काम किया। एग्जैक्ट ये डेट भी ये जो है ये थोड़ा सा आपसे इधर उधर हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। आप बोलिए मिड 19th सेंचुरी के आसपास ये हुआ, 19th सेंचुरी। ठीक है, तो आखिर इससे पहले क्या हमको बिल्कुल भी पता नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं, आप एक चीज थोड़ा दिमाग में सोचो, क्या आज हमको हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप, अगर एग्रीकल्चर क्रॉप की हम बात करते हैं, हम हमारे डोमेस्टिक एनिमल की बात करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, आप थोड़ा सोच के बताओ इतिहास में बहुत पुराने समय में क्या कोई सीड बेचने वाली दुकान मौजूद थी जहां गेहूं के बीज बिक रहे थे, चावल के बीज बिक रहे थे, सब्जी के बीज बिक रहे थे? क्या कुछ ऐसी शॉप थी जो सीड बेचने का काम करती थी? क्या कोई ऐसे कोई
फैक्ट्री थी जहां से डोमेस्टिक काऊ, बफेलो, गॉट, हॉर्स ये पैदा हो रहे थे? ऐसा तो नहीं था। जब लाइफ इस अर्थ पे बनी उस वक्त सब कुछ वाइल्ड था। वाइल्ड मतलब सब कुछ जंगली था। हर चीज अपने आप में डेवलप हो रही थी। हाँ, कहीं गेहूं जंगल में बिखरा पड़ा था, कहीं सरसों बिखरी पड़ी थी। आज भी कई सारी रेयर स्पीसीज हैं जो जंगलों में बिखरी पड़ी हैं। तो हर चीज वाइल्ड थी, और जैसी आज दिखती हैं ऐसी क्वालिटी उस वक्त उन जंगली स्पीसीज में नहीं थी। आज गेहूं का स्पीसीज कितना इंप्रूव हो चुका है, कितना प्रोडक्शन देता है, बढ़िया शेप आ गया है, कलर आ गया है, प्रोटीन रिच हो गया है, खूब सारा प्रोडक्शन हमको मिल रहा है। क्या शुरुआत में जब गेहूं की स्पीसीज इस दुनिया में बनी तो ये गेहूं ऐसा ही था? आंसर आएगा नो, ऐसा तो नहीं था। ये तो जंगली स्पीसीज थी, वाइल्ड, जस्ट लाइक ग्रास, घास के जैसा था। तो अगर हम बात करें बिफोर क्राइस्ट, बीसी, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करते, वो उनका जो सूली पे लटकाना था उस टाइम से पहले की बात करते हैं, तो इनसे भी लगभग 1000 साल से लेकर 8000 साल की अगर हम बात करते हैं, ध्यान देना, यहां से 2000 ये आपका 1 शुरू होगा, 1 2 3 4 5 और आज बढ़ते बढ़ते 2021 हो गया यहां से। हाँ, ये टाइम पीरियड तो आपको मालूम होगा। ये बीसी हम यहाँ मानते जब ईसा मसीह साहब को सूली पे लटकाया गया, वहाँ से हमारा सेंचुरी गिनना हमने शुरू किया। सेंचुरी 1 2 3 4 5, आज 2021 चल रही है, ठीक है। और इनसे पहले की बात करते तो ये 1000 साल पहले, और ये आपके 8000 साल पहले। यहाँ अगर इस वक्त के लोगों की बात करते हैं तो उन्होंने खेती करना सीख लिया था। वो खेती करते थे, वो जानवरों को पालते थे। इसका मतलब उन्होंने ही शुरुआत किया था कि वाइल्ड स्पीसीज में से कुछ अच्छी अच्छी वैरायटी जो उनको अच्छी लग रही हैं उनको वो छांटते चले गए। उनके ये तो समझ गए कि सीड से नया पौधा बनता है, और सीड बनता है कुछ ना कुछ प्लांट आपस में मिलकर बनाते हैं सीड, इतना मालूम था। एनिमल आपस में मिलकर एनिमल बनाते हैं, और जो अच्छा एनिमल है उसको छांट लेते हैं और उसको अपने घर में पालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने क्लास 10th में एक टॉपिक आपको बताया था, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, आपको याद आ रहा होगा। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स दे स्टार्ट टू सेलेक्ट द स्पीसीज, सेलेक्ट द स्पीसीज। उन्होंने स्पीसीज को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, और सेलेक्ट होते 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 वो जो वाइल्ड स्पीसीज थी आज वो हमारी डोमेस्टिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। आज वो डोमेस्टिक बन गई। आज बहुत अच्छी क्रॉप वैरायटी हमारे पास मौजूद है। आज बहुत सारी अच्छी अच्छी नस्ल की गाय, भैंस, बकरी, घोड़े सब हमारे पास मौजूद हैं। अगर क्लास 9th का टॉपिक याद करो तो आपको याद होगा गाय की बहुत अच्छी वैरायटी कौन कौन सी थी। हाँ, आपको साहिवाल नाम याद आ रहा होगा, साहिवाल, ऐसे करके मैंने बहुत सारी स्पीसीज बनाई। तो ये कैसे बनी? ये वाइल्ड स्पीसीज से बनी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उस वक्त के लोग भी ये जानते थे कि रिप्रोडक्शन से नई स्पीसीज बनती हैं, और अगर हम स्पीसीज को छांटते जाएं छांटते जाएं छांटते जाएं तो वो जो आप छांट रहे वो 100% आगे चल के और अच्छी स्पीसीज बनाएगी। मतलब एक जो स्पीसीज आपने इस बार अच्छी छांटी तो चांसेज है कि अगली बार भी अच्छे ही फीचर आएंगे। इस बार जो अच्छे फीचर छांटे अगली बार और अच्छे फीचर आएंगे। मतलब एक स्पीसीज अपने कैरेक्टर को आगे लेकर जाती है, इतना उनको नॉलेज था। मतलब वो थोड़ा बहुत हेरिडिटी को समझते थे। हालांकि ये शब्द उनके पास नहीं था हेरिडिटी, लेकिन वो इतना जानते थे कि अगर हम अच्छी चीज छांटेंगे तो आने वाले टाइम में वो अच्छा ही प्रोडक्शन करेगी। वो इतना नॉलेज था। उनको ये भी मालूम था कि ये सब रिप्रोडक्शन से एक से दूसरा बन रहा है।
हालांकि वो शब्द उनके पास नहीं होंगे शायद, ना वो रिप्रोडक्शन यूज करते होंगे, ना हेरिडिटी यूज करते होंगे, लेकिन कुछ नॉलेज था, तभी वो एक वाइल्ड स्पीसीज को धीरे धीरे डोमेस्टिक स्पीसीज करते आए। आपको याद होगा हमारे जो सिकंदर साहब जब भारत में आए थे, लगभग 350 बीसी की बात करते हैं। यहाँ पे आपका बीसी है, तो ये आपका 350 मतलब सिकंदर से पहले क्या खेती नहीं होती थी? खेती होती थी, इनका अलग हिस्ट्री था। हाँ, तो ये लोग खेती करते थे, प्रोडक्शन करते थे, वाइल्ड स्पीसीज को डोमेस्टिक कर रहे थे, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो हेरिडिटी का नॉलेज रखते थे। लेकिन रियल में वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये धीरे 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 रिसर्च होता गया और यहां से चलते 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 हम पहुंच गए 1853 में। और ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से इसको समझना शुरू किया, जोहन ग्रिगोर मेंडल। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो मेंडल साहब जो थे, इन्होंने हेरिडिटी को साइंटिफिक तरीके से समझा, लेकिन ये वो वक्त था जब किसी बायोलॉजी की प्रोसेस को समझने के लिए, ये हेरिडिटी क्या है, बायोलॉजी की प्रोसेस है, बायोलॉजी की प्रोसेस को समझने के लिए पहली बार स्टैटिक्स का यूज हुआ। स्टैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? मीन, मोड, मीडियन, एवरेज, ये सब हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे जब इन्होंने सैंपल कलेक्ट किए तो उनका रेशो निकाला कि कितना रेशो में क्या है, कि कौन सी चीज कितनी बन रही है। हाँ, तो रेशो पहली बार स्टैटिक्स यूज हुआ बायोलॉजिकल प्रोसेस में, मेंडल ने किया। और दूसरा, इन्होंने कहीं ना कहीं लॉजिक भी यूज किए। लॉजिक, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पास ऐसा होगा, अगर आज इसका जीनोटाइप ये है तो इसका जीनोटाइप जब क्रॉस होगा, मैं अभी थोड़ा केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ऐसा होगा तो आने वाली जनरेशन में ऐसा बनेगा, ऐसे लॉजिक यूज किए। So that was the first time when the statistics and logic like mathematical tools हैं ये, these were used in the biological process. So ये भी एक क्रेडिट जाता है मेंडल साहब को। इन्होंने लार्ज स्केल पे डाटा कलेक्शन किया, लार्ज स्केल पे, और तभी वो एक फाइनल, एक जनरल रूल की तरफ बढ़ पाए, जनरल रूल बना पाए। अगर वो डाटा बहुत छोटा होता तो शायद वो अपना एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते। तो ये कौन है मेंडल साहब, आखिर कहां से आए? अब थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। जो मेंडल साहब थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया एक यूरोप में कंट्री है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, वो कंटिनेंट है, और ये कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया में इनका बचपन एक जनरल स्टूडेंट के रूप में ही निकला, कोई ज़्यादा बहुत ब्रिलियंट नहीं थे, और ये अपना स्टडी भी पूरा नहीं कर पाए। हालांकि इनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, फेवरेट सब्जेक्ट था, ये मैथ में पास होते, बाकी में फेल हो जाते थे। तो जब ये धीरे धीरे बड़े हुए, इनकी स्कूलिंग सही ढंग से नहीं हो पाई। हालांकि इनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड था, ये हर चीज को साइंटिफिक तरीके से सोचते थे। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज होती है, आपके सोचने का तरीका अलग होता है, बहुत कुछ आपको आगे लेके जा सकता है। तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड के चलते ही ये आज फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाने जाते हैं। तो मैथमेटिक्स तो ये पढ़ते थे, समझते थे, लेकिन बहुत अच्छे पढ़ाई में नहीं थे, थोड़ा सा अच्छा कुछ नहीं कर पाए। तो फिर आगे चलकर ये एक चर्च में जाके फादर बन गए। फादर मतलब पोप। यूरोप में फादर का बहुत पावर था उस वक्त। आपने इटली और ऑस्ट्रिया और इनका इतिहास पढ़ा होगा, है? तो उस वक्त के जो पोप थे, जो फादर थे, उनका बहुत तानाशाही, राजा भी झुकता था उनके सामने, ऐसा सुनने को मिलता है। राजा भी बिना उनसे पूछे कुछ डिसीजन नहीं लेता था। तो ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट पे पहुंच गए। हालांकि ये अगर इतने फेल नहीं होते तो शायद ये नहीं पहुंचते। जो भी है, जो भी सिचुएशन इनको लेके गई फादर, तो एक बहुत बड़ा चर्च इनको मिल गया। चर्च में ये बढ़िया से अपना
जो भी काम था वो करते थे, और बाहर जो गार्डन था, लॉन था, उसमें बहुत सारे प्लांट इन्होंने खुद अपने इंटरेस्ट के साथ लगाए, सजावटी पौधे इन्होंने लगाए। उन्हीं पौधों में कुछ पौधे थे जिन्हें हम गार्डन पी बोलते हैं, गार्डन पी, पाइसम सटाइवम, हाँ मटर। तो सजावटी पौधे के रूप में लगाए, हो सकता है इनको मटर की फली खाने का कुछ इंटरेस्ट भी रहा होगा, हाँ वो उनको अच्छी लगती होंगी, तो बहुत सारे पौधे मटर के भी थे। अब ये रोज शाम को टहलते थे, घूमते थे और अपने पेड़ पौधों को देखते थे। अब देखने का तरीका इनका अलग था, इसीलिए इनको क्या ऑब्जर्व हुआ कि मटर के पौधों में कुछ न कुछ डिफरेंसेज बहुत सारे हैं, डिफरेंसेज मौजूद हैं। कुछ जो पी प्लांट हैं या तो वो बहुत लंबे हो रहे हैं या फिर कुछ पौधे बहुत छोटे छोटे हो रहे हैं। कुछ पौधों में लाल रंग के फूल आ रहे और कुछ के अंदर सफेद रंग के फूल आ रहे। किसी की फली एकदम मोटी है और किसी की फली एकदम पिचकी है, हाँ, फ्लैट पोड और कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड। तो ये जो ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशन मेंडल के दिमाग में आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर मैं लंबाई की बात करता हूं, अगर मैं पौधे की लेंथ की बात करता हूं, तो दो तरह के मुझे दिख रहे, या तो लंबे दिख रहे या छोटे दिख रहे। अगर मैं कलर ऑफ फ्लावर की बात करता हूं तो ये भी दो तरह के दिखते हैं। अगर मैं फली की बात करता हूं तो ये भी दो तरह की दिखती है। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग 7 कैरेक्टर को देखा और हर बार ये उनको मिला कि हर कैरेक्टर के दो दो अलग अलग रूप उनको दिखाई दे रहे हैं, 2 फॉर्म्स दिखाई दे रही है, जिनको आज हम बोलते ट्रेट्स। इनको क्या बोलते हैं? ट्रेट्स। तो ये जस्ट केवल एक ऑब्जर्वेशन था मेंडल साहब का, और इस ऑब्जर्वेशन ने उनको एक डिसीजन पे पहुंचाया कि ईच कैरेक्टर हैव 2 डिफरेंट ट्रेट्स। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ईच कैरेक्टर ऑफ प्लांट, उस वक्त उन्होंने केवल प्लांट पे ऑब्जर्वेशन किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं ईच कैरेक्टर ऑफ प्लांट हैव 2 डिफरेंट ट्रेट्स। 2 डिफरेंट ट्रेट्स, हर कैरेक्टर के 2 रूप होते हैं, ऐसा उनको लॉजिक मिला। मैंने बोला ना वो लॉजिक भी यूज कर रहे थे, पूरा दिमाग लगा रहे थे, साइंटिफिक एटीट्यूड तो था उनके पास। जब यहां पे मटर में उनको हर कैरेक्टर के 2 रूप दिख रहे, इसका मतलब बाकी और प्लांट के हर कैरेक्टर के भी 2 रूप होंगे। और थोड़ा सा उन्होंने इधर उधर देखा तो वाकई में ये बात उनको सही लगी, हर कैरेक्टर के 2 रूप उनको दिखाई दिए। इसका मतलब अगर जो पेरेंट है अपनी ऑफ स्प्रिंग को कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए कुछ तो देता होगा कि भैया तुमको कैसा बनना है। तो अगर इसको टॉल बनाना है तो टॉल का कोई ना कोई मटेरियल देता होगा, वो मटेरियल यहां जाके बोलता है भैया तुमको टॉल बनना है। और अगर वो उसने ड्वार्फ वाला दे दिया तो फिर ये ऑफ स्प्रिंग आपके ड्वार्फ वाली बनेगी। इसका मतलब पेरेंट के पास एक कैरेक्टर के लिए 2 तरह के आइटम हो सकते हैं। ये 2 तरह के आइटम हैं पेरेंट के पास। वो टॉल भी दे सकता है, वो ड्वार्फ भी दे सकता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को देता है। और वो क्या देता है? मेंडल साहब ने बोला कि वो फैक्टर देता है। फैक्टर, एक शब्द यूज किया मेंडल साहब ने, फैक्टर। एक्चुअली इस पेरेंट के पास अगर टॉल के फैक्टर हैं तो ये टॉल के फैक्टर इसको ट्रांसफर करेगा और ये पौधा भी टॉल बनेगा। अगर इसके पास ड्वार्फ के फैक्टर हैं तो ये ड्वार्फ के फैक्टर यहां ट्रांसफर करेगा और ये पौधा ड्वार्फ बन जाएगा। इसका मतलब हर कैरेक्टर के लिए 2 तरह के फैक्टर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो दोनों एक ही प्लांट के पास हों।
लेकिन इतना तो मालूम था कि हर कैरेक्टर के दो ट्रेट्स होते हैं, इसका मतलब हर कैरेक्टर के दो टाइप के फैक्टर होते हैं। हर कैरेक्टर के दो टाइप के फैक्टर होते हैं। अब वो पेरेंट के पास कैसे फैक्टर हैं, वो फैक्टर ऐसे ही तो ट्रांसफर कर पाएगा। जैसे फैक्टर उसके पास हैं, तो मान लीजिए टॉल के हैं तो खुद तो टॉल है ही है, अब इन्हीं फैक्टर को यहां ट्रांसफर करेगा तो इसको भी टॉल बनाएगा। थोड़ा लॉजिक आपको भी लगाना है। मेंडल क्या लगा रहा था वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन लॉजिक आपको भी लगाना है। ये फैक्टर क्या है ये खुद मेंडल को नहीं पता, खुद मेंडल को नहीं पता। उसको तो केवल इतना पता है कि गैमीट जाते हैं, लेकिन इन गैमीट में उस कैरेक्टर के, मान लीजिए मैं कैरेक्टर की बात करता हूं, कैरेक्टर भी है टॉलनेस। हाँ, टॉलनेस लेंथ क्या है, तो अगर इस पेरेंट के पास टॉलनेस के, मैंने क्या बोला, दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं, एक टॉल बनाने वाला हो सकता है, एक ड्वार्फ बनाने वाला हो सकता है। दो तरह के फैक्टर, ये तो लॉजिक से पता चल गया कि हर कैरेक्टर अगर दो दो रूप रखता है, इसका मतलब वो दो दो रूप पहुंचाने की पावर है उस पौधे के पास। हाँ, अब मान लीजिए पेरेंट के पास टॉल के फैक्टर हैं, खुद के पास टॉल, तो ये इसको क्या देगा, थ्रो द गैमीट, वो उसको टॉल के फैक्टर प्रोवाइड करेगा। ये मेंडल साहब के समय की बात है, 1953 के बाद की बात है। उस वक्त हम सेल को नहीं जानते थे। 1940 के आसपास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहां आया, तब जाकर हम न्यूक्लियस के अंदर झांक पाए कि न्यूक्लियस में क्या होता है। हम क्रोमोसोम के बारे में तब जान पाए, और 1953 में डीएनए कैसा होता है वो वाटसन और क्रिक ने बताया था। तो ये कहानी तो बहुत बाद की है, मेंडल साहब तो पुराने जमाने के हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उस सेल में क्या है, उस सेल में आखिर है क्या, उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने तो बोल दिया है कुछ ना कुछ कोई फैक्टर है, वो फैक्टर जाएगा तो उधर करेगा। भाई कोई रीजन है तभी तो वो उसको टॉल बना रहा है, कोई ऐसा चीज तो है जो उसको वहां ड्वार्फ बना रहा है, या उसमें लाल रंग पैदा करवा रहा है, या उसमें सफेद रंग पैदा करवा रहा है, कुछ तो दे रहा है ना पेरेंट। क्या दे रहा है मेंडल को नहीं पता, उन्होंने बोला फैक्टर देता है। आज की तारीख में हम इस फैक्टर को जीन बोलते हैं, आज की तारीख में। और ये जीन शब्द जॉनसन ने दिया था, जोहन्सन ने। हाँ, ये थोड़ा सा एक नंबर में पूछ लिया जाता है क्लास 12 में। द जीन टर्म इज गिवन बाय जॉनसन, और ये टर्म जीन शब्द आया था 1903 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन ये 1903 के आसपास आया था। और ये काम कर रहे, ये मैं कुछ गलत हो गया, 1853 बात करेंगे भाई, ओहो ये 19 गलत जा रहा है, 1853 की बात कर रहे। 1853 में मेंडल साहब काम कर रहे, 19 थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया। हाँ, 1853 मिड 19 सेंचुरी की मैं बात कर रहा था, यहां पर मेंडल साहब काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बाद की बात है। आज हम उसी मेंडल साहब के फैक्टर को जीन के रूप में जानते हैं। अब ये जीन क्या है ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये बाद का टॉपिक है, इसको बाद में समझेंगे। कुल मिला के मेंडल इस नतीजे पे पहुंचा कि हर एक कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर उसके प्लांट में प्रोड्यूस करने के लिए टू टाइप्स ऑफ फैक्टर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फैक्टर होते हैं हर कैरेक्टर के लिए। ठीक है, अब मेंडल साहब ने पूरी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक करना शुरू किया, उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया, डाटा कलेक्शन किया, पूरा पेपर वर्क किया, और 7 साल तक वो यही करते रहे, तब जाकर कोई फाइनल डिसीजन पे पहुंच पाए। और इन्होंने
केवल एक कैरेक्टर को अगर ये रिसर्च करते तो शायद ये फाइनल डिसीजन नहीं बना पाते। इन्होंने मटर के अंदर पूरे के पूरे 7 कैरेक्टर को ही स्टडी किया अलग अलग, और हर बार रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, हर बार रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, तब जाकर ये फाइनल डिसीजन पे पहुंचे। तो ये डाटा दिमाग में रहेगा। 7 साल काम किया, 7 कैरेक्टर पे काम किया, 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे ये आपको याद रखना है। बहुत सिंपल, क्लास 10th में याद करवा दिया था, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूं। मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर को स्टडी किया ये भी आपको आना चाहिए। 7 कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। पहला, टॉलनेस। टॉलनेस के आधार पे देखा पौधे 2 तरह के थे, या तो टॉल थे या वो ड्वार्फ थे। ठीक है, तो ये तो कहलाएगा कैरेक्टर, ये तो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर। और ये जो 2 उस कैरेक्टर के अलग अलग रूप हैं इनको हम बोलते हैं ट्रेट्स। मैंने बोला ना, ईच कैरेक्टर हैव 2 डिफरेंट ट्रेट्स। हर एक कैरेक्टर के 2 अलग अलग रूप दिखते हैं हमको पौधों में। दूसरा हम बात करते हैं, एक टॉलनेस हो गया। अब हम बात करेंगे फ्लावर की। अब हम बात करेंगे फ्लावर। तो फ्लावर की 2 बातें हैं, एक तो है फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, और दूसरा है फ्लावर का कलर, फ्लावर कलर। तो ध्यान देना, 2 पॉइंट हैं फ्लावर के जो मेंडल साहब ने देखे। फ्लावर की पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो एक होता है एक्जाइल और एक होता है टर्मिनल। अब ये तो समझाने की बात नहीं है एक्जाइल क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, फिर भी अगर पौधे में यहां पे अगर फ्लावर आते जाते उसके एक्जाइल में, एक्जिलरी बड से अगर फ्लावर बनते जा रहे तो ये आपका एक्जाइल पोजीशन कहलाएगा इस तरह से, और ये टर्मिनल आगे बढ़ता जा रहा है, ये पोजीशन है एक्जाइल। और टर्मिनल क्या होता है कि ब्रांच बढ़ती है और उसके टर्मिनल पे फूल आ जाता है और बाद में इस ब्रांच की ग्रोथ रुक जाती है, तो ये पोजीशन है टर्मिनल की। इधर से एक ब्रांच गई और उसके टर्मिनल पे फूल आ गया तो ये टर्मिनल पोजीशन बन गई, और ये आपकी एक्जिलरी एक्जाइल बन गई। ठीक है, तो ये भी 2 तरह के पौधे मिले। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन के आधार पे भी 2 तरह के मिले। फ्लावर के कलर की बात करते हैं तो रेड ऑब्लिक वायलेट, कई बुक ने इसको वायलेट यूज किया, कई बुक ने इसको रेड यूज किया है, और एक जो दूसरा निकलता है वो है वाइट। ये एक ही चीज है, अलग अलग बुक कई बार इसको रेड बोल देती है, कई बार वायलेट बोल देती है, बात एक ही है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये भी 2 तरह के निकले कलर के आधार पे जब फूलों को देखा तो। और तीसरा हम बात करते हैं, नेक्स्ट चौथा जो कैरेक्टर बात करते हैं वो है पोड। पोड मतलब फली। तो पोड की शेप की बात किया, शेप ऑफ पोड, तो शेप ऑफ पोड। और 5वां है कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड। पोड 2 कैरेक्टर हो गए आपके, ये भी आपको देखने को मिलेंगे मेंडल साहब ने जो स्टडी किए। शेप ऑफ पोड की बात करते हैं तो एक तो आता है फ्लैट पोड और एक आता है कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड। कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड ये क्या है? फ्लैट पोड तो ऐसी फली होती है कि हमको बाहर से देखने पे पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर बीज कितने हैं, हमको पता ही नहीं चलता। जब उसको फोड़ के देखेंगे तब पता चलेगा कि बीज कितने हैं। और एक ऐसी फली होती है जिसमें जितने बीज होते हैं वो फली भी उसी शेप की बन जाती है, इस तरह से ऐसे एक फली होती है। हाँ, ये आपने देखी होगी, ये आपकी कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड कहलाती है, ये फ्लैट कहलाती है। कलर ऑफ पोड की अगर हम बात करते हैं तो कलर ऑफ पोड में ग्रीन कलर की पोड हो सकती है और येलो कलर की भी पोड हो सकती है। कितने कैरेक्टर हो गए मेंडल साहब के? 5 हो गए। अब छठवें की हम बात करते हैं। छठवां उन्होंने जो लिया वो सीड को लेके किया, तो कलर ऑफ सीड। और 7वां जो लास्ट कैरेक्टर था वो था शेप ऑफ सीड, मतलब सीड भी 2। तो देखिए 2 सीड, 2 पोड,
2 फ्लावर और एक है आपकी लंबाई, टोटल 7 कैरेक्टर। तो कलर ऑफ सीड की बात करते तो ज्यादातर जो सीड मिले वो येलो कलर के मिले, येलो कलर, और बहुत कम ऐसे भी सीड मिले जो ग्रीन कलर के थे। शेप ऑफ सीड की बात करते तो एकदम से फूला हुआ बीज होता है जिसे हम बोलते हैं राउंड सीड, और एक ऐसा दुबला ये पिचका सा, ऐसे लगता है कि पिचक गया, किसी ने इसको दबा दिया, ऐसे लग रहा कुपोषण का शिकार हो गया ये बीज, इसको हम बोलते हैं रिंकल्ड, ऐसे लग रहा है इस पे झुर्रियां पड़ गई, रिंकल्ड सीड बोलते हैं इसको। हाँ, जैसे ओल्ड एज में रिंकल्ड आ जाते हैं ना, ऐसे ही लगता है कि ये छोटा सा जो बीज है ये भी बेचारा पिचक गया, रिंकल्ड हो गया। अब खास बात जो मैंने यहां ध्यान में रखी, मैंने इन कैरेक्टर को एक साथ रखा और इन कैरेक्टर को एक साथ रखा। इनको इधर का उधर, उधर का उधर करोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, फिलहाल तो आप कुछ भी कर लो। मैंने खास तौर पे अगर इधर टॉल रखा तो इधर एग्जाइल रखा, इधर रेड रखा, इधर फ्लैट रखा, इधर ग्रीन रखा। आगे चल के हमको मालूम चलेगा कि ये जो लाइन है, ये जो फीचर्स हैं, ये जो ट्रेट्स हैं, ये डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। अब ये डोमिनेंट क्या होता है अभी नहीं समझाया, और ये जो फीचर्स हैं ये आपके रिसेसिव फीचर है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट बाद में, फिलहाल मैंने बहुत सावधानी के साथ इनको लिखा है। आप इतना जरूर यहां गौर कीजिएगा कि फली में जब पोड़ की बात करेंगे तो ग्रीन फीचर डोमिनेंट में आएगा और येलो फीचर रिसेसिव वाली लाइन में आएगा, और ठीक अपोजिट जब हम सीड के कलर की बात करेंगे, सीड का कलर, तो ये जो येलो इधर था वो इधर आएगा सीड में और इधर ग्रीन जाएगा, बाकी का आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द 7 कैरेक्टर विच वर स्टडीड बाय मैंडल इन द मिड सेंचुरी ऑफ 19th, and after a lot of observation, after getting lot of data, the Mendel was capable to give some general rule, कुछ नियम दिए उन्होंने। तो क्या उन्होंने किया 7 साल तक, कैसे कैसे उनको डाटा मिले, कैसे उन्होंने कौन कौन से जनरल रूल दिए, ये कहानी शुरू करेंगे कल की क्लास में।